चलो शुरू करते हैं। परमुटेशन कॉम्बिनेशन हम लोग पढ़ रहे थे मेरे साथ में, और मैंने आपको जो है एटलीस्ट वन वाला कंसेप्ट करवाया था लास्ट क्लास में, अगर आपको याद आए तो। और जिनकी जो है इसके पहले क्लास मिस हुई है किसी भी रीज़न से, आपके पास रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी अवेलेबल होती है। और मेरी सलाह हमेशा ये होती है कि आप रिकॉर्डिंग से कवर कर लें जो भी मिस हो गया आपका, लेनी देनी भूल चुक। काम शुरू करते हैं। हम्म। सवाल पीएनसी में अगला। आपकी आज फर्स्ट क्लास है? अच्छा, दूसरे बैच का। तो दूसरे बैच में कौन पढ़ा रहा है? अच्छा, बुल से आगे क्या? ओके, कोई बात नहीं। तो अभी पूरा 3 घंटे तक झेल पाओगे मेरे को? क्योंकि आपका जो है इतिहास हिला हुआ है ना। हाँ बच्चों, लोग चले लिखते हैं। देर आर 3 books on maths. There are 3 books on maths, four on physics, four on physics, and five on English, and five on English. How many? How many different collection can be made? How many different collection can be made such that such that each collection consist such that each collection consist। अब उसमें रोमन वाला आई करके नंबर 1 करके डालो उसी सवाल में। केस 1, कंसिस्ट के बाद केस 1 ऑफ वन बुक ऑफ ईच सब्जेक्ट, वन बुक ऑफ ईच सब्जेक्ट। चलो एक बार सॉल्व करो, फिर दूसरा केस बताऊंगा। 3 मैथ्स हैं, 4 फिजिक्स हैं, 5 इंग्लिश है। डन। बोलो। शाबाश। उसमें क्या बोल रहा है कि हमको हर एक सब्जेक्ट की एक बुक चाहिए। तो आपको जब एक बुक चाहिए
तो आपके पास तीन मैथ्स की हैं, उसमें से एक बुक निकालना होगा तो हो जाएगा 3C1। फिजिक्स की में से एक बुक निकालना हो तो 4C1। और इंग्लिश में से एक बुक निकालना होगा तो 5C1। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि ये तीनों ही मुझे चाहिए, ऐसा नहीं है कि ये होता ये नहीं होता तो चल जाता, तीनों ही चाहिए, इसलिए कौन सा साइन लगा रहा हूँ, इनटू का। तो इस वजह से यहाँ पर आएगा 3, 4 और 5। 5 चौके 20, 20 दिया हो जाएगा 60। ऐसा। नंबर 2। नंबर 2 है एटलीस्ट वन बुक ऑफ ईच सब्जेक्ट। एटलीस्ट वन बुक ऑफ ईच सब्जेक्ट। एटलीस्ट वन बुक ऑफ ईच सब्जेक्ट, सोचिए थोड़ा सा। डन। ठीक है। ओके, चलो यहाँ सुनते हैं, सुनो जरा। उसने क्या कहा, उसने ये कहा कि एक सब्जेक्ट की कम से कम एक बुक तो होनी चाहिए। तो जैसे तीन मैथ्स की है, तो एक तो चाहिए ही चाहिए, 3C1। दो भी हो सकती है इसलिए प्लस 3C2। तीन की तीन भी हो सकती है इसलिए 3C3। साथ में इसलिए इंटू वाला साइन। चार फिजिक्स की है, एक चाहिए तो 4C1। दो भी हो सकती है और वैसे ही चारों की चारों भी तो हो सकती है। 5 इंग्लिश की है, कम से कम एक चाहिए, 5C1। दो भी तो हो सकती है, 5C2। और पांचों की पांचों भी तो हो सकती है। ये इसका सॉल्यूशन होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने आपको एक पिछले क्लास में एक फंडा दिया था। और वो फंडा जो था, अगर आपको याद आ जाए, कि कुछ ऐसा था कि अगर NC1 + NC2 टेंस टू बराबर हो NCN के, तो इसकी वैल्यू होती है 2n - 1। याद आ रहा है? तो ऐसे ही अगर आप इसे और उसे दोनों को अगर कंपेयर करेंगे तो आपको दिखाई देगा, ये दरअसल है 2⁻³ - 1। ये दरअसल है 2⁻⁴ - 1। ये दरअसल है 2⁻⁵ - 1। ऐसे ही किए क्या? इसको सॉल्व करने से बच्चे का आया है 3255। किसी और का कुछ आया हो तो बता दीजिएगा। बोलूं केस 3? ऑल सेट। एटलीस्ट वन बुक ऑफ इंग्लिश। एटलीस्ट वन बुक ऑफ इंग्लिश।
करो। कोई आया क्या अपना दोस्त? कोई गेट नॉक कर रहा है क्या? एक बार देखो तो। आइए महाराज आइए। लाए। आ जाओ। जी बच्चे लोग, क्या जवाब आ रहा है? ओके, चलो यहाँ सुनते हैं। उन्होंने कहा कि कम से कम एक बुक हमको इंग्लिश की होना। ठीक है। अब थोड़ा सा इस वाली चीज को ना अभी एक बार लिख के दिखा रहा हूँ तो डिटेल में देख लो, लेकिन आगे से थोड़ा डायरेक्ट डायरेक्ट करूंगा, ठीक है। उसने बोला कि कम से कम एक बुक हमको इंग्लिश की होना। मैथ्स और फिजिक्स के लिए तो कुछ नहीं बोला क्या होना। मानते हो? तो कि उसने मैथ्स और फिजिक्स के लिए कुछ नहीं बोला कि क्या होना। तो हम लोग मैथ्स और फिजिक्स में जो चाहे वो सब कर सकते हैं। हम लोग ये हो सकता है कि मैथ्स न ले, 3C0, ले लें 3C1, दो ले लें 3C2, तीन की तीन ले लें 3C3। वैसे ही फिजिक्स के उसमें से कुछ नहीं बोला, इसलिए जो पॉसिबल है सब कंसिडर करेंगे। नहीं भी ले सकते हैं, एक भी ले सकते हैं, और चार की चार भी तो ले सकते हैं। और इंग्लिश के केस में भी, क्योंकि उसने इंग्लिश में बोला है कि कम से कम एक तो चाहिए ही, तो 5C1, 5C2, और 5C5 भी तो हो सकता है। ये ठीक है? स्वीकार है? अब यहां पर थोड़ा इस वाली चीज को समझिए। जब ये NC1 NC2 टेंस टू NC1 होता है तो 2 की पावर n-1 होता है। लेकिन अगर ये NC0, NC1, NC2 से लेकर NCN हो तो इसकी वैल्यू 2 की पावर n होती है। दोनों में फर्क को देखिए भाई। जब जीरो से जाएगा तो 2 की पावर n होगा। सही है। तो ये जो है जीरो से जा रहा है इसलिए 2 की पावर 3 होगा। ये जीरो से जा रहा है इसलिए 2 की पावर 4 होगा। और ये 1 से जा रहा है इस वजह से 2 की पावर 5 -1 होगा। थोड़ा देखिए इस वाली बात को। बोलो। डन। चलिए, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं मेरे साथ पे। बढ़िया लगेगा आप बच्चों को। 1 बॉक्स कंटेनिंग, 1 बॉक्स कंटेनिंग, ये लास्ट वाले को कैलकुलेट करके क्या नंबर लाए हो? ये वाले को ना?
सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। हम्म। बॉक्स कंटेनिंग टू वाइट, थ्री ब्लैक एंड फोर रेड बॉल्स। टू वाइट, थ्री ब्लैक एंड फोर रेड बॉल्स। In how many ways? In how many ways can three balls be drawn? In how many ways can three balls be drawn from the box? From the box. If if at least one black ball, if at least one black ball is to be included, if at least one black ball is to be included, कोशिश कीजिए। मुझे ऐसा लगता है बच्चे लोग बहुत आराम से बना सकते हैं। बैठो बैठो, एक बच्चा बैठ जाओ। कर लो। आइए बच्चा आइए। आप क्लास अटेंड करोगे तो यहाँ बेटा, थोड़ा उनको स्पेस दो। हाँ वहां बैठ जाओ, चलेगा। आप भी आज दूसरी बैच में थे, यहाँ आ गए क्या? आपकी बैच दूसरी है क्या? अच्छा फर्स्ट टाइम आए हैं, ठीक है। डन। क्या आंसर है? 1010। दो वाइट है, तीन ब्लैक है, चार रेड है। दो वाइट है, तीन ब्लैक है, चार रेड है। तीन बॉल निकालनी है। और क्वेश्चन की शर्त ये है कि एटलीस्ट वन ब्लैक बॉल। यही क्वेश्चन की शर्त है। चलिए बताइए बच्चे लोग जवाब। राकेश डे का रहा 488। राकेश ये गड़बड़ हो गया। और क्या बच्चा जवाब देना चाहता हो? कितना गड़बड़ हो गया? चलो यहाँ सुनते हैं। देखो, यहाँ जरा फोकस करो, जरा बोर्ड पे ख्याल करो, सुनो जरा। हाँ जी, चलो बोर्ड पे फोकस करो। फर्स्ट बेंच। उन्होंने क्या बोला क्वेश्चन में कि हमारे पास ये सेट दिया हुआ है जो मैंने बोर्ड पे लिखा है, हमको तीन बॉल निकालनी है और उसमें कम से कम एक ब्लैक तो होनी ही चाहिए, ठीक है। तो कभी भी अगर एटलीस्ट वन लिखा हुआ होता है, कभी भी अगर एटलीस्ट वन लिखा हुआ होता है, तो उसके लिए फंडा होता है टोटल माइनस जीरो का, ठीक है। और फिर नाउन जो भी हो, जैसे नाउन यहाँ पर है ब्लैक बॉल, तो उसके साथ में जीरो के साथ में वही सेम नाउन को कॉपी करना होता है। तो यहाँ पर मैंने उस नाउन को कॉपी कर दिया, वो है ब्लैक बॉल, ऐसा।
ठीक है। अब सवाल है टोटल कैसे निकलेगा। टोटल है मेरे पास 4 3 7 और 2 9। कितनी बॉल की आपको जरूरत है? 3। 9 में से 3 बॉल निकालने के टोटल तरीके होते हैं 9C3। लेकिन आपको वो तरीका नहीं चाहिए जिसमें ब्लैक बॉल नहीं होती है, तो इसीलिए मैंने किया माइनस। अब जीरो ब्लैक बॉल वाला केस बनाना है, ठीक है ना। सुनना जरा बोर्ड पे, जीरो ब्लैक बॉल कहने का मतलब क्या, ब्लैक कितनी है? 3। जीरो चाहिए तो क्या लिख दिया, ये जीरो ब्लैक बॉल हो गई इनटू। लेकिन ओवरऑल आपको कितनी बॉल चाहिए? 3 चाहिए। ब्लैक बॉल का केस तो खत्म हो गया है। कौन कौन बचा? 2 वाइट और 4 रेड। 2 और 4 मिला के कितना हो गया? 6। 6 में से कितनी निकालोगे? ये इसका सॉल्यूशन है। इसको सॉल्व करने से आपको राइट आंसर मिलेगा। सॉल्व करेंगे हम लोग इसको। इसको सॉल्व कैसे करते हैं एक बार बता दो जल्दी से। बताएं। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? ऐसे करते हैं देखो। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 9C3, तो ये 9 है और ये 3 है। तो इस 9 को 3 कदम तक ले जाना होता है। यहाँ पे 4 होता तो 4 कदम, 5 होता तो 5 कदम। 3 कदम ले जाने का अर्थ क्या है? 9 8 7, ये हो गया 3 कदम। फिर बटे में ये जो भी यहाँ पे लिखा है, जैसे अभी 3 लिखा हुआ है तो इसको 1 तक ले जाते हैं, 3 2 1 ऐसा। -3C0 की वैल्यू होती है 1। और 6C3 के लिए हो जाएगा 6, वैसे ही 3 कदम। 5 5 4 3 2 1 ऐसा। इसको कैलकुलेट कर लोगे आप? कितना? देखो ये आ रहा है सारे बच्चों का। डन है। यहाँ तक ऑल सेट। आगे बताएं। चलो इसे सुनते हैं, सुनना जरा इस वाली बात को। कि अगर आप इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा देखो और इस वाले क्वेश्चन को देखो, जिसे मैंने यहाँ पर लिखा था, यहाँ पर एटलीस्ट, इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या थी याद है आपको? एटलीस्ट वन इंग्लिश बुक। अब ये वाले क्वेश्चन की स्टेटमेंट आप देखो, और ये वाले क्वेश्चन की स्टेटमेंट अगर आप देखो, ये रही, तो दोनों में कुछ फर्क है? ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट और ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट, जो मैंने अभी भी वहां सफेद कलर में लिखा है, ये सफेद कलर और ये हरा कलर, स्टेटमेंट में कुछ फर्क दिखाई दे रहा है? सर वहां पे ना बुक है और यहाँ पे बॉल है, लगूंगा डांटने। वो नाउन तो कुछ भी हो सकता है ना। कंडीशन तो एटलीस्ट वन वाली है ना दोनों तरफ। मानते हो कि नहीं मानते हो? लेकिन तुम मेथड देखो, ये मेथड देखो और ये मेथड देखो, मेथड में फर्क है। हाँ, इस वाली चीज को समझिए कि एग्जाम में ना सेम भाषा का क्वेश्चन दो अलग अलग तरीकों से पूछता है, और आपको जो तरीके से पूछा है वही तरीका लगाना पड़ेगा। दोनों तरीके अपनी अपनी जगह पर इंपॉर्टेंट है। इस वाले में, ये वाले में जरा समझ लो इत्मीनान से। उसने नहीं बोला था कि आखिर कितनी बुक चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए, कितनी चाहिए उसने नहीं बोला।
तो उसने नहीं बोला, तो हम सारे केसेस कंसिडर करते थे। मैं पांच की पांच भी ला सकता हूँ, चार की चार भी ला सकता हूँ, मतलब जितनी पॉसिबिलिटी होती सब कंसिडर कर लेता था। यहाँ पर इसने बोला साफ साफ कि हमको कितनी बॉल होना, तीन बॉल ही होना। इसीलिए जो मैं अपनी शर्त मेंटेन रखता हूं, तीन तक मेंटेन रखता हूं। तो दोनों में फर्क समझ में आ रहा है? तो जब ऐसा लिख कर देगा कि कितनी बुक या कितनी बॉल चाहिए, तो टोटल माइनस जीरो लगता है एटलीस्ट वन के केस में। लेकिन लिख कर ही नहीं दिया कि कितना टोटल होना, तो फिर टोटल माइनस जीरो निकाल कैसे पाओगे? नहीं निकाल पाओगे। इसलिए हम सारे केसेस वाली कंडीशन को या सारे केसेस वाले सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट करते हैं। ध्यान दीजिएगा इस वाली बात को, छोटा सा फर्क है, एग्जाम में आता है ये फर्क, तो सीख लो अच्छे से। कब क्या करना है आपको पता होना चाहिए। आगे चले। हाँ, इससे भी आंसर आया, इससे पहले वाले में। अच्छा, इसमें क्या इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपन लोग? 4C3 तक? 4C3? फोर क्यों बचे? ये वाला नहीं, पिछला, यही वाला। तो इसमें क्या लिखूं बोलो? हाँ तो बोलो ना क्या लिखूं। 4C4? तो फोर क्यों लेना चाहते हो? मेरा पहला सवाल ये है, फोर रेड है इसलिए लेना चाहते हो? तो एक बार एक्सप्रेशन बोलो ना जो भी लिखा है, फिर मैं खुद जमाऊंगा उसको। ठीक है, कर दिया। 2C0 से 2C2 कर दिया। 4C0 से 4C3 तक? थ्री तक? क्यों? तो फिर आपकी वो कंडीशन तो यहाँ फेल हो जाएगी। यहाँ फिर आपको जीरो केस बनाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर दो ही बॉल आ पाएगा नहीं। मतलब एक जस्ट मेरा सवाल है कि जब थ्री बॉल लेना है तो ये वाला केस पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि दो में से तीन बॉल कैसे निकाले होगे? हो सकता है चलो किसी वजह से आंसर मैच कर भी गया हो, लेकिन ये इसका सही सॉल्यूशन है, इसको अपन को फॉलो करना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। टू फिल 12 वैकेंसीज, टू फिल 12 वैकेंसीज, there are there are 25 members, out of which five are from scheduled caste, out of which five are from scheduled caste. If three of the vacancies, if three of the vacancies are reserved for scheduled caste, if three of the vacancies are reserved for scheduled caste, while while the rest are open to all, while the rest are open to all, find the number of ways, find the number of ways in which selection can be made.
लास्ट 30 सेकेंड्स। देर आर 25 कैंडिडेट, जिसके लिए हमारे पास है 12 वैकेंसीज। इस वैकेंसी में 5 जो है SC हैं, और कितने बच गए? 20 जो हैं अदर्स हैं, 3 तो हमारी रिजर्व्ड हैं, और 9 हमारी ओपन टू ऑल है। ठीक है भाई। बोलो। रेडी? सुनेंगे? चलो जरा बोर्ड पे फोकस करो। हाँ जी, बोर्ड पे ध्यान लगाइए। सुनिए जरा। टोटल कितने कैंडिडेट आए? 25। 25 में से 5 है SC, तो बच गए 20। वो कौन है? वो है गरीब, एक्चुअल वाले गरीब। तो ये जो जनरल कैटेगरी है, इनके लिए ये 3 सीट नहीं है। समझ में आया क्यों गरीब है? ये 20 बंदे इस 3 सीट के लिए एलिजिबल नहीं है। ये शब्द क्लियर होते हैं? तो ये 3 सीट के लिए कौन एलिजिबल है? जो 5, वो ही सिर्फ यहां पर आएंगे। स्वीकार करते हो आप? यहां तक सेट है अपन लोग? तो वो 5 है। जगह कितनी खाली है? 3। तो 5 में से 3 चुनने के लिए आप क्या लिखते हो? 5C3, सॉरी, माफ कीजिएगा, मैंने 2 लिखा। 5C3। 3 का मतलब यह है कि हमने 5 में से 3 बंदों को चुना और इन 3 गद्दियों पर बैठा दिया। मसला सेट। अब बची हैं 9 गद्दियां। ठीक है? इस 9 गद्दियों पर भी ये 20 पूरी तरीके से नहीं आएंगे। ये 20 तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन इन 5 में से तुमने 3 उठाए थे, तो कितने बचे होंगे? 2। तो वो 20 और ऊपर वाले 2 टोटल मिला के कितने हो जाएंगे? क्योंकि ये तो ओपन टू ऑल है ना। और गद्दियां कितनी है? 9। नहीं होगा ऐसे? जैसे आप ऐसे सोचो कि आप ट्रेन में जब भी गए कहीं गए होगे तो आप ध्यान दियोगे, एक डब्बा महिलाओं के लिए रिजर्व होता है। मतलब वहां पर सिर्फ और सिर्फ महिलाएं जाएंगी। इसका मतलब यह है कि बाकी डब्बे में महिलाएं नहीं आ सकती? आती है ना भाई, महिलाएं तो कहीं भी आ सकती हैं। पुरुष बस वहां नहीं जाएंगे। कंडीशन समझ में आ रही है? तो ये वाला जो डब्बा है, ये ओपन टू ऑल है, वो महिला के लिए रिजर्व है। ओपन टू ऑल मतलब यहाँ पे महिलाएं भी बैठ सकती हैं, उनका मन है बैठने का, लेकिन तुम वहां नहीं जाओगे। फर्क समझ में आ रहा है? ऐसे। डन है? बोलोगे क्या? 4C। कोई और वजह, कुछ और आ रहा है? आप ये कैलकुलेट नहीं कर रहे होगे ना अगर, तो ये मेरे से कोई फायदा नहीं है लॉजिक सीखने का। क्योंकि एग्जाम में आपको कैलकुलेशन ही करके उसको नंबर बताना है। सर इतना बड़ा बड़ा कैलकुलेशन, यार तुम्हारे लिए ये बड़ा है ही नहीं, तुम्हारे हाथ में कैलसी है। बहुत ही माइन्यूट सा कैलकुलेशन है तुम्हारे लिए तो ये।
तुम भी बोलोगे कि मेरे को ये बड़ा लग रहा है, तो फिर किसको छोटा लगेगा भाई ये। और तुम्हें याद दिलाता हूँ, ये सारे कैलकुलेशन तुम क्लास 11th में बिना कैलसी के करते थे। सर हम लोग ना कोविड टाइम में थे क्लास 11 में। क्लास 11 में आप लोग कोविड में थे कि जाते थे? आधा हुआ था क्या? अच्छा, मतलब आप थोड़ा जेनजी से थोड़ा ऊपर आ गए। ठीक है, चलो। रेडी? अगला क्वेश्चन आप बच्चों के लिए। अच्छा, अगली हेडिंग बना लो, ऐसा करो। सर्कुलर टेबल हेडिंग करके ऐसे लिख लो, या राउंड टेबल, जो भी लिखना चाहो। राउंड टेबल। हम्म। राउंड टेबल वाले केस में दो चीजें होती हैं। डिफरेंस बिटवीन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। दूसरा होता है नो डिफरेंस बिटवीन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा। ठीक है, अब एक बार इसको सीखते हैं। ये दोनों शब्दों का अर्थ क्या है वो आपको सिखाता हूँ। जैसे मान लो कि एक राउंड टेबल है, ठीक है, और आपको जो है इसमें कुछ लोगों को बैठाना है। ठीक। अब इंसान को जब बैठाने लगोगे, तो हो सकता है कि यहाँ पर आप ए को बैठाओ, यहाँ पर आप बी को बैठाओ, यहाँ पर आप सी को बैठाओ, डी, ई, एफ, कितने भी बैठा सकते हो। मैंने एक उदाहरण के लिए इतने बैठाए हैं, ठीक है। तो आप अगर घड़ी की दिशा में अगर घूमोगे, तो कौन दिखेगा? बी। घड़ी के विपरीत अगर घूमोगे तो कौन दिखेगा? एफ। आपको पता चल रहा है कि चाहे क्लॉकवाइज जाऊं चाहे एंटी क्लॉकवाइज जाऊं, दोनों में फर्क दिखाई दे रहा है। तो ये हुआ डिफरेंस बिटवीन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज वाला केस, कि अगर आप इधर गए या उधर गए तो दोनों में अलग अलग चीजें दिखी। ये लाइन का मतलब क्लियर हो गया? अब अगर मान लो, जैसे सोचने भर की बात है, कि ये 6 लोग हैं, है ना, मुझे इन 6 लोगों को किसी राउंड टेबल में बैठाना है। मान लो यही सोचने की बात है, यही सवाल आ जाता है। अगर आपको 6 लोगों को राउंड टेबल में बैठाना है, तो कैसे बैठाओगे? थोड़ा इस वाली बात को सोचो। सोचो तुम यहाँ हो, 6 लोग तुम्हारे सामने हैं, लेकिन राउंड टेबल उधर दूसरे कमरे में रखी हुई है। ठीक है। तो उस वाली स्थिति में क्या होगा, जब तुम पहले वाले इंसान को बोलोगे, सुन रहे हैं मुझे? थोड़ा मुझसे ना बात करते करते पढ़ाई करनी है। अगर आप बात नहीं करेंगे, तो किसी और दुनिया में चले जाएंगे, और बढ़िया एकदम एसी भी चल रहा है, मस्त माहौल बना हुआ है, तो बेहतरीन वाला नींद आएगा, एकदम मस्त एकदम। और वो ऊपर से हम लोग क्या है ना, हम लोग रात में थोड़ा कम सोते हैं। जो हम लोग का सोने का मुख्य टाइम है वो कौन सा वाला होता है? सुबह वाला होता है। 6-7 बजे जो नींद आती है, 12 बजे तक छुए मत कोई, ऐसी वाली। तो अभी जो है थोड़ा भी अगर आप लोग उस वाले मोड में गए, माहौल बना है, उस वाले मोड में गए, तो बहुत मुश्किल है। तो उससे बाहर निकलने के लिए क्या करना है पड़ता है? बात करना पड़ता है। तो इसीलिए बात कीजिए। कंफर्टेबल है सर? मैं क्या बात करूं सर? जो मन आ रहा है बात करो, जैसा मन आ रहा है वैसा बोलो। मेरे को कोई उसे वो नहीं है दिक्कत कि तुम ये क्यों पूछे, वो क्यों नहीं पूछे, ये क्यों बोले, वो जो मन आ रहा है बोलो। लेकिन बोलो। बोलने से क्या होता है? बोलने से हमारा फोकस यहाँ पे मेंटेन रहता है। समझ गए? तो क्लासरूम में एक चीज बिल्कुल करनी है, वो क्या है? बात। सवाल बने न बने, बात की बात। बात करना पहली बात। समझ गए? अब दूसरी बात सुनो। मान लिया ये 6 लोग हैं, और तुम्हें इन 6 लोगों को राउंड टेबल में बैठाना है। समझ गए? राउंड टेबल है उस कमरे में। अब तुमको बोला गया कि इन 6 लोगों को उस टेबल में बैठा के बताओ, कितने तरीकों से तुम बैठा लोगे। तो जब तुम पहले ले इंसान को बोलोगे कि भैया जाओ जाके टेबल में बैठो,
तो अब टेबल तो राउंड है, तो उसको कोई जगह बता पाओगे क्या कि कौन सी जगह में जाके बैठना है? अगर आपको फर्क समझना है तो ऐसे समझो, मान लिया टेबल ऐसे चौकोन होती, तो तुम उसको बोल देते कि भाई जो लंबी वाली साइड है उसके कोई भी एक चेयर लेके बैठ जाना। ये बोल देते कि भैया पहली चेयर लेके बैठ जाना या दूसरी चेयर लेके बैठ जाना। या ये बोल देते कि वो जो सेंटर वाली जो चेयर होती है ना, ये होती है सेंटर चेयर, उसमें एक कोने वाली ले लेना, ये वाली सेंटर ले लेना या ये वाली सेंटर ले लेना। ऐसे तुम उसको गाइड कर सकते थे अगर टेबल स्क्वायर होती तो। अभी टेबल राउंड है और ऐसे दिख रही है, उसको क्या पता पहली कौन सी है दूसरी कौन सी है? सर मैं चेयर पे स्टिकर लगाऊंगा, वैसा फैसिलिटी नहीं है। आपको सिर्फ उसको गाइड करना है। तो जब टेबल ऐसी होगी और चेयर सब कॉमन होगी, तो आप उस जगह पर उसको कैसे बोलोगे कि कौन सी पहली है कौन सी दूसरी है? वो इस कोने से आएगा पहली ए दिखेगी, इस कोने से आएगा पहली डी दिखेगी, इधर से आ जाएगा पहली बी या सी, कुछ भी दिख सकती है उसको तो। पॉइंट आ रहा है समझ में? तो पहले वाले इंसान के लिए राउंड टेबल में हमारे पास उसको देने के लिए कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। तो कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, इस वजह से हम लोग बोलते हैं कि भाई तेरे को जहां मन करे तू वहां जाकर बैठ जा। तो अपने मन से आता है वो पहला वाला इंसान, इनमें से कोई भी कुर्सी लेकर बैठ जाता है। तो पहले वाले इंसान के लिए मेरे पास कोई इंस्ट्रक्शन नहीं था, इसीलिए पहला वाला जो इंसान है वो सर्कुलर टेबल में अरेंजमेंट का हिस्सा नहीं बनता है। अब अगर मान लो तुमको दूसरे इंसान को बैठाना है तो तुम इंस्ट्रक्शन बना सकते हो। कैसे? मान लिया वो इस वाली कुर्सी में बैठा होगा, तो तुम उसको बोलोगे कि जो पहला इंसान बैठा है ना उसके लेफ्ट या राइट में जाके बैठना। उसके लेफ्ट में एक कुर्सी छोड़कर दूसरी में बैठना, राइट में दो कुर्सी छोड़कर तीसरी में बैठना। ये देखो इंस्ट्रक्शन निकल रहे हैं मेरे मुंह से। लेकिन ये किसके लिए निकल रहे हैं? दूसरे वाले इंसान के लिए निकल रहे हैं। दूसरे वाले इंसान के लिए मैंने पहले वाले इंसान को सेंटर बनाया और बोला कि इसके लेफ्ट या इसके राइट या एक छोड़कर दूसरा या पहले छोड़कर तीसरे में जाना। तो हमेशा राउंड टेबल के केस में जो पहला वाला इंसान होता है वो सेंटर का काम करता है और उसको बेस बनाकर हम लोग बाकी को अरेंज करने लगते हैं। समझ गए? तो मैंने क्या कहा कि सर्कुलर टेबल के केस में जो पहला वाला इंसान होता है वो सेंटर का काम करता है, वो अरेंजमेंट का हिस्सा नहीं बनता है। तो टोटल है 6 लोग। 6 में से उस पहले वाले इंसान को निकाल दूंगा तो कितने लोग बचेंगे? और इन 5 को मैं अरेंज कर सकता हूं उस टेबल में, इसके लेफ्ट उसके राइट बोल बोल कर। तो 5 को अगर अरेंज करना है तो अरेंज के लिए क्या टर्म सीखा है हमने? फैक्टोरियल। और इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? तो अगर आपको उदाहरण के लिए ऐसा सवाल आता है कि भैया 6 लोगों को एक राउंड टेबल पर अरेंज करो, तो उसका जवाब होगा 6 - 1 मतलब कि 5 फैक्टोरियल, मतलब कि 120। 6 लोगों को राउंड टेबल पर 120 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। और वैसे ही अगर मान लो ये सवाल होता N पर्सन के लिए, आपको बोलता कि अरेंज अरेंजमेंट ऑफ 9 persons इन अ राउंड टेबल, तो आपका जवाब होता N - 1 फैक्टोरियल। समझ गए? लिखो। -1 क्यों हो रहा है? क्योंकि पहले इंसान के लिए हमारे पास इंस्ट्रक्शन नहीं थे। थोड़ा बात करते रहेंगे भाई, ठीक है? ये मेरे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए जरूरी है। क्यों भाई? क्योंकि अगर तुम बात करोगे, तुम्हारा फोकस बनेगा क्लासरूम में, तो जो तुम सेक्रीफाइस करके आ रहे हो इतना, तुम बहुत सारी जगह बहुत कुछ कर सकते थे, नहीं भी करते। घर में अपन यार सोते अपन अपनी जो है सुख चैन आराम छोड़कर हम यहाँ पे बैठे हैं लकड़ी को उसके टेबल पर, और इतनी जो है कर्कश आवाज भी सुन रहे हैं। तो ये सब जो आप झेल रहे हो तो कुछ होना भी तो चाहिए उसके बदले। तो उसके लिए जरूरी है होश में रहना, फोकस्ड रहना। होश में रहना, फोकस में रहना बहुत ही आसान है। कैसे? एक ही चीज करके, बात करके। बात कीजिए जितना कर सकते हैं। बोलूं नेक्स्ट केस? कॉपी हो गया?
तैयार है? ठीक है। अगला केस है, नो डिफरेंस बिटवीन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। जैसे आप किसी जो है नेकलेस के बारे में सोचिए, पता नहीं कैसा बनता है, पूरा दिल ही बन जा रहा है। चलो ऐसे ही सोच लो। मानो ये एक नेकलेस है, ठीक है, या फिर सोचो ये एक माला है। तो नेकलेस में कैसे होता है, तो मुझे ये सोच के बताओ। ठीक है, नेकलेस में वहां पॉइंट से ऊपर से उस नेकलेस को पकड़ा जाता है, मानते हो? और वही उसके बांधने की या पहनने की जगह होती है। सही है? मतलब कभी तो चेन वगैरह डाले होगे, कभी तो देखे भी होगे। तो उस चेन में आप लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड देखते हैं तो कुछ फर्क आता है क्या? पूरा डिजाइन सेम तो बनता है। ऐसे थोड़ी है कि इधर देखोगे तो एक दूसरा डिजाइन आएगा, उधर देखो तो दूसरा डिजाइन आएगा। चेन तो ऐसे ही बनती है, मानते हो? तो चेन या माला या नेकलेस वाले केस में चाहे आप लेफ्ट हैंड साइड जाओ चाहे राइट हैंड साइड जाओ, दोनों ही कहानियां सेम टू सेम, दोनों ही डिजाइन सेम टू सेम होते हैं। स्वीकार है? फिर सही वाला केस होगा। जो फर्स्ट वाला केस है, एन स्टोन्स, अरेंजमेंट ऑफ, अरेंजमेंट ऑफ एन स्टोन्स, तो ये हो जाएगा इन नेकलेस। तो ये हो जाएगा n-1 फैक्टोरियल। मुझे उम्मीद है आप सारे बच्चों को ये स्वीकार होता होगा कि जब n स्टोन होते हैं तो वहां पर n-1 के होता है, क्योंकि पहला वाला जो होता है वो सेंटर होता है, फिर बाकी उसको मिलाकर अरेंज होते हैं। ठीक है, डिवाइडेड बाय, ये सही है यहां तक? 2। ये एक्स्ट्रा में डिवाइड बाय 2 क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने आपको सिखाया था कि जब भी चीजें रिपीट होती हैं तो जितने बार भी रिपीट होती है उसको उतने बार डिवाइड करना पड़ता है। तो वही सेम डिजाइन है जो लेफ्ट और राइट दोनों तरफ दो बार रिपीट हो रहा है, वही सेम चीज दो बार है ना। तो क्योंकि सेम चीज दो बार रिपीट हो रही है इसलिए डिवाइड में क्या कर रहा हूँ, 2 फैक्टोरियल। ऐसा। तो जब डिफरेंस नहीं होगा तो भैया वो सेम हो गया, सेम हो गया तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। सवाल है। 6 boys and 6 girls, 6 boys and 6 girls sit along a line alternatively. Sit, sit, sit along, नहीं, हाँ ठीक है, sit along a line alternatively in x ways, in x ways, and along a circle, and along a circle, again alternatively, and along a circle, again alternatively, in y ways, in y ways. Then
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? आप सवाल बनाना चालू करो। उसके चार ऑप्शन मैं बोर्ड में लिख देता हूँ, जब बन जाए तो बोर्ड से देख के मिला लेना। राकेश डे, लास्ट पॉइंट ये था कि दोनों तरफ जो है चीजें सेम हो रही हैं। तो मैंने आपको सिखाया था इसके पहले परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्लास में, कोई भी चीज अगर रिपीट होती है तो जितने बार भी रिपीट होती है उसको उतने बार डिवाइड करना रहता है। तो एक ही डिजाइन दो बार रिपीट हो रहा है, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ, इसलिए दो से डिवाइड किए। ठीक है राकेश? चलिए बाकी बचे लोग। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? ठीक है। आखिर के 30 सेकंड आपके पास। आइए, थोड़ी देर बोर्ड पे फोकस कीजिए, मैं आपकी मदद करता हूँ। थोड़ा सीखने की कोशिश कीजिएगा, सुनिएगा जरा। अपने पास अपने पास दरअसल 6 बॉयज हैं और 6 गर्ल्स हैं। ये ठीक है? कंफर्टेबल है आप लोग? और हमें क्या करना है, इन 6 बॉयज और 6 गर्ल्स के साथ में दो सिनेरियो दिए हुए हैं। पहला सिनेरियो है कि ये लाइन पर बैठेंगे, और दूसरा सिनेरियो ये है कि ये राउंड टेबल पर बैठेंगे। ठीक है? मजे की बात यह है कि दोनों ही केसेस में ये ऑल्टरनेटिवली बैठेंगे। ठीक, यहाँ तक सेट हो गया सब कुछ। अब दोनों ही केसेस में ऑल्टरनेटिवली बैठेंगे, तो पहला वाला केस समझते हैं, लाइन वाला केस। अगर लाइन वाले केस में मतलब एक सीधी रेखा में आपको उसको ऑल्टरनेटिवली बैठाना है, तो उसकी दो कंडीशन हो सकती हैं। पहली कंडीशन ये है कि आपने लड़कों से बैठाना चालू किया होगा। अगर आप लड़कों से बैठना चालू करते हो तो पहला होगा लड़का, तो आ जाएगा B1। फिर एक होगी लड़की, G1। तभी तो ऑल्टरनेट बनेगा। फिर कौन आएगा? एंड सो ऑन। ये एक केस जो है, हमने 6 लोगों को लाइन में ऑल्टरनेटिवली बैठाया, उसे डिफाइन करता है। मानते हो? अब 6 लड़के हैं तो 6 लड़कों का अरेंजमेंट ये बोलेगा 6 फैक्टोरियल। 6 लड़कियां हैं, उनका अरेंजमेंट भी ये बोलेगा 6 फैक्टोरियल।
वो आपस में बदल सकती हैं, लेकिन लड़के की जगह पर कोई लड़की नहीं आएगी। इसका उल्टा भी पॉसिबल नहीं है, वरना फिर ऑल्टरनेट वाला कंडीशन ब्रेक हो जाएगा। वैसे ही दूसरा वाला केस बनेगा, जैसे अभी अभी आपने जो है स्टार्ट विद बॉयज किया, तो अब आप क्या कर सकते हो? ये भी तो संभव है। संभव है तो उसे काउंट करना पड़ेगा। मतलब ये कि आपने लिखा पहला G1 B1 G2 B2 एंड सो ऑन, ये दो अलग अलग केसेस हैं। और यहाँ पर लड़कों का अरेंजमेंट एक्स फैक्टोरियल, लड़कियों का अरेंजमेंट एक्स फैक्टोरियल। तो उसने बताया कि जो इसके टोटल वेज होते हैं ना, वो एक्स वेज होते हैं। तो अगर आपको इसके टोटल वेज जानने हैं, तो आप उसके लिए लिखेंगे पहले वाले केस का 6 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, और दूसरे वाले केस का 6 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। ये होगी एक्स की वैल्यू। बोलो, इस यहां तक कोई डाउट है किसी बच्चे को? सेट है? आगे बताएं। चलो इस वाली चीज को सुनते हैं। राउंड टेबल वाला केस है। हाँ जी, थोड़ा सा ध्यान लगाइए। राउंड टेबल वाले केस में आपको लड़के और लड़कियों को ऑल्टरनेट बैठाना है। सुनते जाना मुझे इत्मीनान से। तो अब शुरुआत तो आपको किसी से भी करनी पड़ेगी, चाहे आप बॉय से करो, चाहे आप गर्ल से करो। मैं बताऊंगा इस बात से क्यों फर्क नहीं पड़ता है, थोड़ा सा इस कहानी में जब आगे बढ़ेंगे तब। तो अभी जो है मैं लड़कों से बैठाना शुरू कर रहा हूँ, ऐसे मैंने मन से सोचा है। तुम लड़कियों से बैठाने में शुरू करोगे तो भी कोई फर्क नहीं आएगा। तो 6 लड़के हैं, B1 B2 B3 B4 B5 और B6। सही है? 6 लड़के हैं। इन 6 लड़कों को अगर मैंने राउंड टेबल पर बैठाया होगा, तो मैंने आपको बताया था कि जब n लोग होते हैं तो n-1 तरीकों से बैठा सकते हैं। 6 लड़के हैं तो कितने तरीकों से बैठे होंगे? 6-1, मतलब कि 5 फैक्टोरियल तरीकों से बैठे होंगे। स्वीकार करते हो? इसमें कोई कष्ट है किसी बच्चे को? सेट है एकदम। अब इनके बीच वाली जगह पर, ये जो आपको इनके बीच बीच में जगह दिख रही है, जैसे ये है 1 2 3 4 5 6, इनके बीच बीच वाली जगह पर अगर आप गर्ल्स को बैठाओगे, तो फिर मानते हो कि वो जो गर्ल्स हैं हमेशा बॉयज के साथ ऑल्टरनेट पोजीशन पर होंगी? स्वीकार करते हो? तो जहां जहां पर मैंने क्रॉस किया है वहां पर गर्ल्स को बैठाते हैं। क्रॉस के लिए कितनी प्लेसेस हैं, कितने क्रॉस हैं? 6। 6 क्रॉस 6 गर्ल्स, 6 क्रॉस 6 गर्ल्स अरेंज करने जाऊंगा तो कितना आ जाएगा? ये तक सही है? कंफर्टेबल है आप लोग? तो ये कौन से तरीके हैं? ये वाई तरीके हैं। अब यहाँ पर स्टार्ट विद बॉय स्टार्ट विद गर्ल्स करने की इसलिए जरूरत नहीं पड़ी। थोड़ा इस वाली चीज को समझो जो आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये G1 है, G2 है, G3 है, G4 है। एक और कहाँ गया? ये वाला जो है G5 है, और ये वाला जो है G6 है। अब इस वाली बात को समझो। राउंड टेबल वाले केस में जब कोई चीज राउंड होती है तो उसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता है, कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता है। आप कहीं से भी देखोगे सब स्टार्टिंग है, कहीं से भी देखोगे सब एंडिंग है। मैं यहाँ से देखूंगा B5 स्टार्टिंग दिखेगा, यहाँ से देखूंगा B4 स्टार्टिंग दिखेगा, वहां से देखूंगा B1 स्टार्टिंग दिखेगा। तो राउंड टेबल केस में स्टार्ट और एंड वाला कोई केस नहीं होता है, वो तो राउंड है ना। स्टार्ट और एंड तो लाइन के केस में होता है। स्वीकार करते हो? इसीलिए उसमें दूसरा वाला केस स्टार्ट विद गर्ल वाला नहीं बना, क्योंकि ये राउंड था। तो ये आपको y की वैल्यू मिल गई, ये आपको x की वैल्यू मिल गई। अब ऑप्शन चुन पाओगे? चलो, अब भी 30 सेकंड है तुम्हारे पास, अब भी चुन के बता दो ऑप्शन।
बोलो। भाई दो इक्वेशन है, एक एक्स वाली एक वाई वाली, दोनों को डिवाइड कर दो एक्स बटा वाई। इस तरफ से कैलकुलेट होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऑप्शन मिल जाएगा। इतना ही काम है कुल। पता नहीं क्यों समय लग रहा है। हाँ बच्चे गुड। एक्स बटा वाई करो बच्चे लोग। कर लिया। ये वहां से जो है, एक्स की वैल्यू है मेरे पास 2 इंटू 6 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, और वाई की वैल्यू जो है मेरे पास वो है 5 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल। ये अब इसकी कटिंग कर लो। 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल उड़ जाएगा। और ये जो है, मतलब जिसको कटिंग करने में कष्ट होता होगा, ऐसा लिख सकते हैं ना अपन। ऐसा, ऐसा। तो ये इससे उड़ जाएगा। और यहाँ पे एक्स बटा वाई लिखा ही हुआ है। 6 और 2 बचा हुआ है, 6 दूनी होता है 12। और ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई किया होगा तो 12 वाई आएगा, 12 वाई मतलब ऑप्शन नंबर 4 आएगा। खत्म हो गई बात। ये सब कैलकुलेशन आपको स्वयं से आना चाहिए। थोड़ा खुद से पेन चलाएंगे, तभी कॉन्फिडेंस आएगा कि भैया हाँ मुझसे बन रहा है। जो मैं थोड़ी बहुत स्टेप आपके लिए छोड़ता हूँ, उसको भिड़ के किया करो एकदम। जरूरी है वो। आज की डेट क्या है? 14th। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फाइंड नंबर ऑफ वेज, सॉरी, फाइंड नंबर ऑफ वेज इन विच, फाइंड नंबर ऑफ वेज इन विच 5 boys and 5 girls, 5 boys and 5 girls can be seated, can be seated. Case number one. Case number one. In a row, in a row, no two girl sit together. No two girl may sit together in a row. No two girl may sit together. चलो करो।
ठीक है। चलो यहाँ देखते हैं। 5 बॉयज हैं और 5 गर्ल्स हैं। ठीक है। और मुझे क्या करना है, मुझे इनको एक रो में अरेंज करना है जिसमें 2 गर्ल्स साथ में नहीं आनी चाहिए। नो टू गर्ल सिट टुगेदर। इसका मतलब है कि कोई भी 2 लड़कियां साथ में नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो इसके लिए मैंने आपको एक केस पढ़ाया था, अगर आपको याद आ जाए, कभी भी नो टू लिखा हुआ होता है या फिर सारी की सारी गर्ल्स आपस में एक दूसरे से सेपरेटेड हुए हैं ये लिखा हुआ होता है, तो इसके लिए हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। ये सुना सुना सा लग रहा है, स्यूडो गैप। सुने थे कभी मुझसे स्यूडो गैप? सुने? तो कैसे इसको हैंडल करते हैं? जिस पर भी नोट टू लगा हुआ होता है उसे अभी छोड़ देते हैं, दूसरे वाले को पकड़ते हैं। नोट टू किस पर लगा हुआ है? गर्ल्स पर। तो गर्ल्स को अभी क्या करो, छोड़ दो। और किसको पकड़ो? बॉयज को। बॉयज कितने हैं? 5। थोड़ा बात करना है भाई, है ना। बॉयज कितने हैं? 5। जब आप 5 लड़कों को एक चेयर पर बैठाएंगे तो जगह कितनी बनती है? 6। हमेशा एक ज्यादा। 5 लड़के हैं, चेयर पर बैठाऊंगा, जगह बन जाएगी 6 उनके बीच बीच में। समझ गए? तो 6 जगह है, उसमें से मुझे कितनी जगह सेलेक्ट करनी है? 5, क्योंकि 5 लड़कियां हैं। उन 6 जगहों में 5 लड़कियों को बैठाऊंगा। अगर उन 6 जगहों में 5 लड़कियां जाएंगी, जिसको अगर देखने में कष्ट हो रहा हो तो ऐसा देख लो कैसे 6 जगह आ गई सर। ये है B1, B2, B3, B4, B5। 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिखाई दे रही है 6 जगह। ऐसे आती है 6 जगह। और अगर इन 6 जगह में कहीं भी लड़की बैठेगी तो कभी भी वो आपस में आजू बाजू नहीं होगी, उनके बीच में हमेशा कोई ना कोई लड़का होगा। समझ गए? तो 6 जगह बनी है, लड़कियां हैं 5, तो इन 6 जगहों में से 5 जगह को चुनने के लिए मैंने लिखा 65। और यहाँ पर उन 5 लड़कों को अरेंज करने के लिए मैंने लिखा 5 फैक्टोरियल। अब वो लड़के अरेंज होंगे B1, B2, B3 वाले, उनके लिए क्या लिख रहा हूँ? इसको सॉल्व करने से इसका सही जवाब मिलेगा। अगर आप ये कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं तो आप बहुत गलत कर रहे हैं। ये कैलकुलेशन आपको आनी ही चाहिए हर परिस्थिति में। थोड़ा बहुत कैलसी यूज कीजिए, कैलकुलेट कीजिए, कटिंग कीजिए, इनटू कीजिए, ये सब स्वयं से कीजिए। सर मैं देख के लिखा हूं। देख के लिखने से कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि मेरे से बन पाएगा या नहीं। समझ में सब आएगा, देख के मजा भी आएगा, लेकिन वो कॉन्फिडेंस कहीं रह जाएगा। तो वो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा सर? पेन चलाने से।
हर सवाल में मैं आपका पार्टिसिपेशन रखने के लिए थोड़ा बहुत गैप पर्पसली छोड़ता हूँ। क्यों? ताकि थोड़ा बहुत अगर गैप रहेगा और उसमें आप पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको क्वेश्चन से अटैचमेंट होगी, थोड़ा बहुत क्वेश्चन के प्रति आपको लगाव महसूस होगा। और वो होने दीजिए। केस नंबर 2। बोलो ना। हाँ, ये वाली केस सुनते हैं। आपका लग रहा है कि वो वाला क्लास या तो मिस हो गया है या तो उस वाले क्लास में हम लोग बेहोश थे। तो मैं एक बार फिर से वो चीज को रिवाइंड करा देता हूँ। बच्चे का डाउट ये है कि सर इसमें आप ऑल्टरनेटिवली बैठाएंगे तभी भी तो वो दो लड़कियां हमेशा आजू बाजू नहीं होंगी। एकदम सही बात है। और अगर आप इसको, जैसे मैंने इसके पहले ये 6 बॉयज और 6 गर्ल्स वाला ऑल्टरनेटिव वाला केस किया था, ये वाला तरीका, इसको अगर सॉल्व करोगे, जो अगला क्वेश्चन है, इस तरीके से 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल होगा, मतलब 2 इंटू 5 फैक्टोरियल होगा ये वाली जगह पर। समझ गए? और उस घड़ी जब मैं इस सवाल को इस वाले तरीके से बनाऊंगा तो उस घड़ी जो जवाब आएगा वो अलग आएगा। बच्चे का डाउट ये है कि ये तरीके को भी तो देखिए सर आप, यहां भी तो आप देखिए, यहां भी तो कहाँ दो लड़कियां एक साथ हो रही हैं। मान रहे हो? लेकिन हल करोगे तो जवाब अलग आएगा। क्वेश्चन की शर्त यह है कि दो लड़कियां एक साथ नहीं होनी चाहिए। जो अभी क्वेश्चन बना रहा हूं इसके बाद वाला, उसकी शर्त बता रहा हूं। तो यहां भी दो लड़कियां एक साथ नहीं है, तो ये तरीका क्यों नहीं किए, ये तरीका क्यों किए, ये उनका डाउट है। ये समझ में आ गया? मैंने बताया कि मैं उस तरीके से बनाऊंगा, उसमें भी दोनों लड़कियां एक साथ नहीं दिखती हैं। और इस तरीके से बना रहा हूं, यहां भी दो लड़कियां एक साथ नहीं होंगी, तो दोनों के जवाब में फर्क आएगा। अब अगला सवाल ये बनता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा तरीका किधर लगाना है। तो तुम पहले फर्क को समझ लो, फिर इस सवाल का जवाब भी देता हूँ। दोनों में दरअसल फर्क ये है कि जैसे मानो 5 5 या 6 6 लेना थोड़ा टफ हो जाएगा। मैं ना दो दो लेकर बनाता हूँ। जैसे मानो 2 बॉयज और 2 गर्ल्स होते, ठीक है, और मुझे कहा होता कि ऑल्टरनेट वाला केस बनाओ। ऑल्टरनेटिवली कहने का मतलब है कि लड़के और लड़की आपस में एकांतर क्रम में एक छोड़कर एक बैठे होने चाहिए। तो इसका केस बनता है पहला वाला कि भैया B1 G1 B2 G2 कंसिडर कर लो। दूसरा वाला G1 B1 G2 ये दोनों केस अल्टरनेटिवली को बताता है। और हाँ, ये दोनों ही केस दोनों लड़कियां साथ में नहीं होंगी, मतलब नो टू गर्ल्स सेट टुगेदर को भी बताता है। लेकिन अगर आप एक केस के बारे में और सोचो तो वो भी पॉसिबल है, थर्ड वाला केस। थर्ड वाला जो केस है, जब मैं क्या करता हूं कि दोनों लड़कियों के बीच में जो गैप होता है, G1 और G2 के बीच में जो गैप होता है, और इसी गैप को मैं स्यूडो गैप का नाम देता हूं, इसमें सारे लड़के बैठा देता हूं, B1 B2। अब ये वाला जो केस है, ये ऑल्टरनेटिव वाला केस नहीं है, लेकिन ये स्यूडो गैप वाला केस है। मतलब अभी भी यहां पर आपको नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर दिख रहा होगा, दो लड़कियां साथ में कहाँ हैं। समझ गए? तो नो टू गर्ल वाले केस में ये तीनों पॉसिबल आंसर है, मतलब हमको तीनों केस लेना पड़ता है। और अल्टरनेट वाले केस में हमको इतना बस लेना होता है। तो फर्क समझ में आ रहा है क्यों वो वाला नहीं कर सकता, ये वाला करता हूं? क्योंकि नो टू गर्ल के केस में एक केस और पॉसिबल हो जाता है, जबकि ऑल्टरनेट वाले केस में सिर्फ वही दो केस उसके आंसर होते हैं। फर्क नहीं लगा? अगला सवाल। अब वही है बात, तो बना ही लो ताकि भविष्य में कंफ्यूजन ना आए। केस नंबर 2 करके लिख लो। गर्ल्स एंड बॉयज आर सिट अल्टरनेटिवली इन a row. केस नंबर 2, गर्ल्स एंड बॉयज आर सिट अल्टरनेटिवली इन a row. तो ये दोनों सवाल में ऊपर नीचे इसलिए बनवा दे रहा हूं ताकि ये वाला कंफ्यूजन आपको भविष्य में ना आए। अब आप इसको सॉल्व कीजिए एक बार।
ठीक है। डन। ऑल्टरनेट वाले केस में कुछ नहीं करना होता है, दिमाग में डालिए इस वाली बात को। जब भी ऑल्टरनेट शब्द यूज होगा तो दो केस बनाना। एक करना स्टार्ट विद बॉय, और दूसरा करना स्टार्ट विद गर्ल। अभी भी तो करके दिया था पिछले वाले स्क्रीन में। इसके लिए हो जाएगा B1 G1, B2 G2। इसके लिए हो जाएगा G1 B1, G2 B2। इसको सॉल्व करोगे तो 5 फैक्टोरियल × 5 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करोगे तो 5 फैक्टोरियल × 5 फैक्टोरियल। दोनों को जोड़ोगे तो 2 × 5 फैक्टोरियल। ये इसका जवाब है। दोनों में फर्क समझ में आ गया। अगला वाला केस, केस नंबर 3। गर्ल्स आर नेवर सेट टुगेदर इन अ रो। गर्ल्स आर नेवर सेट टुगेदर इन अ रो। कहिए। चलो सुनते हैं। केस नंबर 3 में कहता है गर्ल्स आर नेवर टुगेदर। तो ये जो नेवर टुगेदर वाला जो केस होता है, वो होता है दरअसल टोटल माइनस टुगेदर वाला केस। ठीक है। गर्ल्स आर नेवर टुगेदर वाला जो केस होता है, वो होता है टोटल माइनस टुगेदर वाला केस। ठीक है। अब ये टोटल माइनस टुगेदर कैसे हैंडल होगा, चलो जरा बोर्ड पे फोकस करो। हाँ जी, ध्यान लगाइए। 5 बॉयज हैं, 5 गर्ल्स हैं, टोटल कितने लोग हैं? उनको रो में अरेंज करना है। अरेंज करने के लिए कौन सा साइन यूज आप करते हैं? बोलो, यहां तक मसला क्लियर हो गया? माइनस। अब बोल रहा है गर्ल्स आर नेवर टुगेदर, मतलब वो सारी स्थिति जहां पर गर्ल्स टुगेदर होती होंगी उसको टोटल में से हटा दूंगा, तो जो बचेगा उन सारी स्थितियों में गर्ल्स कभी एक साथ नहीं दिखेंगी। यही आइडिया है। अब गर्ल्स सारी एक साथ कैसे हो सकती हैं, बोर्ड पे ध्यान लगाइए। टोटल कितने लोग हैं? 5 और 5 10। उनमें से ये 5 गर्ल्स को बाहर निकाल दो। तो टोटल आपके पास लोग थे 10, उसमें से आपने 5 लोग को बाहर निकाल दिया। वो थी 5 की 5 गर्ल्स। और वहां बाहर निकाल के 5 गर्ल्स को पकड़ के एक रस्सी से बांध दिया कि हिलना नहीं कहीं, एकदम बांध दिया सबको ऐसे करके। ठीक है। बांध दोगे तो एक बंच ऑफ गर्ल्स बनेगा क्या? एक मोटी लड़की बन जाएगी। उस मोटी लड़की को उठा के यहां डाल दो। तो इसलिए क्या कर रहा हूं मैं? +1। ये ठीक किया मैंने। अब
ये जो टोटल नंबर बचा है, 10 - 5, 5 - 1 6, उस 6 में 5 लड़के हैं जो कि आजाद हैं, और एक बंच ऑफ गर्ल है जो कि बंधी हुई है। उनका अरेंजमेंट होगा 6 फैक्टोरियल। लेकिन वो जो 5 लड़कियां बंधी हुई है वो तो आपस में अंदर अंदर शफल हो सकती है ना, उस धागे के अंदर 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 शफल हो सकती हैं, इसलिए उनके लिए लगाऊंगा 5 फैक्टोरियल। जब ये सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा फाइनल आंसर। उम्मीद है ये आपने सुना होगा उससे कभी ना कभी। सुना है? ठीक है। बोलो। अब उसको कैलकुलेट मत करो, कैलकुलेट घर पे करना, अगला टास्क लिखो। अब जैसे आपने जो है ये कॉपी कर लिया ना, जैसे आपने जो है अभी ये सारा का सारा केस जो है रो के लिए बनाया, मतलब एक लाइन के लिए बनाया, ये सारा का सारा केस आपको रिपीट करना है राउंड टेबल के लिए। समझ गए? तो पूरी कहानी वही है। 5 लड़के हैं, 5 लड़कियां हैं, इनको हमको बैठाने का काम मिला है। पहला वाला केस है, नो टू गर्ल्स सेट टुगेदर इन अ राउंड टेबल। सवाल आ गया समझ में? करो। पूरा का पूरा केस रिपीट करेंगे हम लोग, जो अभी रो के लिए किया वही करेंगे राउंड टेबल के लिए। कीजिए। पूरा का पूरा डेटा रिपीट, सब कुछ रिपीट, सिर्फ रो की जगह राउंड टेबल लिखते जाइए। सब केस बनाइए, तीनों केस।
चलो यहाँ से सुनते हैं। हाँ जी। चलो थोड़ा फोकस करो। ठीक है। बढ़िया। हाँ। 5 बॉयज हैं, 5 गर्ल्स हैं। सुनो, मैं तुम्हें ये आगे पीछे इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि तुम दोनों में आराम से कंपेयर करके फर्क समझ लो। तो तुम्हारी भी सोच यही होनी चाहिए कि रो में ऐसा किए थे, राउंड टेबल में ऐसा बता रहे हैं। समझ गए? तो दोनों में फर्क को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लो, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन चाहे रो पर आए चाहे राउंड टेबल पर आए, आपको आइडिया क्लियर होना चाहिए। समझ गए? अगर मेरे को कुछ नहीं बोला होता, बोला होता भैया 5 लड़के हैं 5 लड़के हैं, जाओ इनको राउंड टेबल बैठा कर आओ, तो सीधा मैं उसको जवाब देता, 5 और 5 10, -1 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल, खत्म हो जाती बात। अगर मुझे कुछ नहीं बोला होता तो इसका जवाब 9 फैक्टोरियल हो जाता। समझ गए बात को? लेकिन अभी तो बहुत सारी बात बोला है तो सबको हैंडल करना पड़ेगा। केस नंबर 1 बोलता है, नो टू गर्ल सिट टुगेदर। मतलब कि दो लड़कियां जो है साथ में नहीं होनी चाहिए। सुन रहे हैं मुझे? दो लड़कियां साथ में नहीं होनी चाहिए, इसके लिए वही वाला तरीका लगेगा। नो टू जिस पर भी लगा हुआ होता है उसे छोड़ दो। सुन रहे हैं मुझे? नो टू किस पर लगा हुआ है? तो गर्ल्स को छोड़ दो। किनको पकड़ो? बॉयज को। और पहले जो है बॉयज को अरेंज करो उस राउंड टेबल में। तो ये जो है राउंड टेबल है, ये रहे वो बॉयज, B1, B2, B3, B4 और B5। ठीक है? इन बॉयज को जैसे ही मैं यहाँ पर बैठाता हूँ, तो इनकी वजह से जगह कितनी बन रही है वो देखना पड़ता है। जब रो होता है तो मुझे पता है अगर 5 लड़के हैं तो एक बढ़ाकर जगह कितनी बनती है? 6। थोड़ा मुझसे बात करना है भाई। समझ रहे हो? और एक और पॉइंट बता रहे हैं, मतलब 2 3 चीजें ये आपको पता है, बस आपको ध्यान देने के लिए कह रहे हैं। जैसे आप अगर कभी भी, उदाहरण के लिए, इस तरह से बात करते हैं किसी से, तो इसका मतलब क्या होता है? कि सामने वाला इंसान जो है थोड़ा गुस्से में बात कर रहा है, नाराज है। अगर आप किसी से स्माइल कर करके बात करते हैं तो इसका मतलब सामने वाला इंसान जो है थोड़ा सा अफेक्टेड है, मतलब इन्फ्लुएंस्ड है, इसीलिए वो उसकी हर बात पे खुश हो रहा है। एग्री? वैसे ही एक और साइन होता है, ये वाला साइन। ये वाला साइन क्या होता है पता है? ये वाला साइन होता है, जब हमको नींद आती है ना तो हम लोग कैसे बैठ के सोते हैं? ऐसे। ऐसे। ये वो वाला साइन होता है। तो ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखिए। ये पोस्चर अगर आपका जा रहा है, इसका मतलब ये है कि ये कन्वे हो रहा है कि कहीं ना कहीं हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो लूज हो रहा है, और जो अनकॉन्शियस माइंड है वो हमारी बॉडी को कंट्रोल करना चालू कर चुका है, हमें पता भी नहीं चलता। तो थोड़ा सा इन सारी अपनी बॉडी के पोस्चर पर ध्यान रखिए कि यार मेरे को क्लासरूम में कैसे होना है, ताकि उस वक्त आपका फोकस हाई रहे और जो मैं शब्द यूज कर रहा हूँ आपके दिमाग में जाएं। चैलेंज ये नहीं है कि मैं कुछ टफ बता रहा हूँ, चैलेंज ये है कि जो मैं बता रहा हूँ वो आपके दिमाग में उतर रहा है कि नहीं उतर रहा है। इस पोस्चर से नहीं उतरेगा। समझ गए बात को? तो छोटी छोटी बातों को ध्यान रखिए, और थोड़ा विशेष रूप से इस बात को समझिए कि भाई 3 4 घंटे का ही कुछ समय मिलता है पूरे हफ्ते भर में साथ में बिताने को, और क्योंकि ये टॉपिक और सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है तो थोड़ा सा एफर्ट दे के कर लेता हूँ यार। ठीक है? चलो थोड़ा ध्यान लगाओ। अब रो होता तो 5 लड़के होते, जो जगह बनती है 6, वो पिछले वाले क्वेश्चन में दिखा चुका हूँ, पलट के देख लेना। लेकिन अगर राउंड टेबल है तो देखो कितनी जगह बनी है। हाँ, 1 2 3 4 5। मतलब वो जो पहली और आखिरी वाली जो जगह होती है, यहां से देख के समझ लो, ये जो पहली और आखिरी वाली जो जगह होती है, ये वाली और ये वाली, अभी मैं राउंड करूंगा तो दो छोटी जगह मिलके एक बड़ी जगह बन जाएगी, और क्या, लेकिन जगह तो एक ही रहेगी। समझे क्या बोला मैं? तो रो के केस में ये दो अलग अलग कोने हैं करके दो अलग अलग जगह है, लेकिन जैसे ही इसको घुमाऊंगा अभी, तो दो छोटी छोटी जगह मिलके एक बड़ी जगह बन जाएगी। जगह बड़ी होगी लेकिन होगी तो एक ही ना। तो इसलिए वो आखिरी के दोनों नंबर जो है मिलकर एक हो जाते हैं। इसीलिए 6 नहीं आया, कितना आया? 5 आया। स्वीकार है? और अब इन 5 जगह पर, बाकी पूरा आइडिया सेम है ना? अब इन 5 जगह पर 5 लड़कों को बैठाना है, तो 5 से 5 × 5 फैक्टोरियल, और वो 5 लड़के अरेंज करेंगे। 5 फैक्टोरियल। लेकिन यहाँ पर एक और कैच है।
जरा समझना। जब तुम इन पांच लड़कों को बैठाए होगे ना, तो कहीं राउंड टेबल में बैठा रहे हो, तो उस वक्त तुमने किया होगा 5 - 1 फैक्टोरियल। 5 - 1 फैक्टोरियल क्यों कर रहा हूं पता है? क्योंकि जब पांच लड़कों को बैठाए होंगे तो किसी एक लड़के को सेंटर मानना पड़ा होगा, और वो मेरे अरेंजमेंट का हिस्सा नहीं हुआ होगा। क्या बोलते हो? सेट है? लिख लो। बोलो ना। ठीक। की हो गया कैलकुलेट। बढ़िया। केस नंबर 2 बोलो। हो गया कॉपी? रेडी? बोलो ना। ठीक है। गर्ल्स सेट अल्टरनेटिवली। ध्यान लगाएंगे? रेडी है? चलिए, यहाँ पर थोड़ा फोकस कीजिए। अब अगर ये रो होता और मुझे अल्टरनेटिवली बैठाना होता, तो मेरा आइडिया सेम होता। क्या आइडिया लगाते सर आप? स्टार्ट विद बॉय, स्टार्ट विद गर्ल। यही तो क्यों यहाँ पर ये आइडिया लगाता, दोनों को जोड़ देता, आंसर पता चल जाता। ठीक है। लेकिन ये रो नहीं है, ये राउंड टेबल है। राउंड टेबल के केस में अगर मुझे उनको अल्टरनेटिवली बैठाना है, तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ऐसा ही बनेगा। B1, चलो आपको उल्टा करके दिखाता हूं तो कंपेयर कर लोगे। G1, G2, G3, G4, G5। और इनके बीच में जो जगह है, वहां वहां पर आप बॉयज को बैठा दो। इनके बीच में जगह है, वहां वहां पर आप बॉयज को बैठा दो। तो ये अल्टरनेट वाला केस हो गया। अब मुझे बताओ, ये वाला गोला और ये वाले गोले में क्या फर्क है, ये मुझे बताओ। ये दोनों गोले में, छोड़ो कैलकुलेशन अभी, बस चित्र में फर्क बताओ। छोटे हो गए तो खेलते हो गए ना, न्यूज़पेपर में आता था अंतर ढूंढो। इसमें बताइए क्या अंतर है। ठीक है। और कोई अंतर है इसमें? मतलब मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इन दोनों में एग्जैक्टली कोई अंतर नहीं है। उसका वजह क्या है? उसका वजह यह है कि भाई अगर आप पहले इसे देखना चाहो तो ये पहला दिखेगा, पहले इसे देखना चाहो तो ये पहला दिखेगा, लेकिन जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीटली सेम है। मतलब यहाँ पर B1 आता होगा, अब मैं जो हूँ यहाँ पर G1 आता होगा, मैं इसको यहाँ से देखता हूँ, यहाँ से मुझे पहले गर्ल्स दिख जाएगी, गोला तो गोला ही रहेगा। मैं यहाँ से देखूंगा तो मुझे पहले जो है बॉय दिख जाएगा, गोला तो गोला ही रहेगा। मतलब मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि गोले वाले केस में कोई स्टार्टिंग पॉइंट और कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता है। इसीलिए इसमें स्टार्ट विद बॉय और स्टार्ट विद गर्ल्स वाला केस नहीं लग पाता है, एक ही बार लगता है, एक ही केस। समझ गए? और वो कौन सा केस होता है? यही वाला सेम टू सेम सॉल्यूशन होता है। चाहे तुम इसमें बॉय को बैठाओ, चाहे तुम इसमें गर्ल्स को बैठाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रीजन क्या है? रीजन ये है कि गोले वाले केस में कोई स्टार्टिंग पॉइंट और कोई एंडिंग पॉइंट है ही नहीं। तो मान लिया अगर मैं, चलो इस बार पहले गर्ल्स को पहले बैठा देता हूँ। गर्ल्स को बैठाऊंगा तो पांच लड़कियां हैं, उनका अरेंजमेंट हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, एक गोले में बैठाया हूँ। उनकी वजह से 1, 2, 3, 4, 5 जगह बनी है, पांच की पांच जगह को चुना होऊंगा और उन पांच लड़कों को वहां पे अरेंज कर दिया। देखो दोनों सॉल्यूशन सेम है।
गोले वाले केस में दो केसेस नहीं बनते हैं, स्टार्ट विद बॉय स्टार्ट विद गर्ल वाले रीजन, क्योंकि गोले में ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट है ना कोई एंडिंग पॉइंट है। रो वाले केस में दो अलग अलग केस बनते हैं जिनको पकड़ के जोड़ना रहता है। साथ में इसलिए पढ़ा रहा हूं दोनों को कि फर्क को समझ लो। लास्ट केस है, बोलो। क्या था केस, थोड़ा बताओ। गर्ल्स आर नेवर टुगेदर, ये वाला केस था। तो ये केस कैसे हैंडल होता है? टोटल माइनस गर्ल्स आर टुगेदर वाले केस से हैंडल होता है। ऐसा ही होता है ये। ठीक है। तो टोटल मैंने आपको ये ऊपर करना सिखाया। ये होता है टोटल। 10 लोग हैं, राउंड टेबल में अरेंज करना है, तो एक को काट दो, 9 बचेंगे, 9 फैक्टर्स का टोटल हो जाता है। माइनस गर्ल्स आर टुगेदर, आपको सारी की सारी लड़कियां एक साथ चाहिए। चलो जरा सुनो, जरा बोर्ड पे फोकस करो। कैसे ये हैंडल होगा? टोटल कितने लोग हैं? 10। ठीक है। आपको लड़कियां एक साथ चाहिए, कंफर्टेबल है बोलो, तभी तो गर्ल्स आर टुगेदर बनेगा। तो उन 10 में से 5 लड़कियों को बाहर निकालो। -5। ये ठीक है मैंने। अब उनको बांध कर वापस अंदर डालो। +1। ये टोटल वो लोग हैं जिनको मुझे राउंड टेबल पर बैठाना है, लेकिन राउंड टेबल बैठाने के लिए उसका भी तो एक -1 होगा ना। ये वाली बात मानते हो? एक और बार -1 क्यों आया? क्योंकि भाई 10 - 5 और एक 6 लोग बने होंगे। 6 लोगों को आपको राउंड टेबल बैठाना है, तो एक तो सेंटर बनेगा, बाकी के 5 अरेंज होंगे। तो वो राउंड टेबल वाला जो एक काटता हूँ, n-1 जो करता हूँ, समझ गए ये वाला -1 क्यों है? स्वीकार है? ये वाली चीज के कारण है। मतलब अगर ना दिख रहा हो तो देख लो यहाँ पर एक बार और। ये वाला है वो n-1, ये वाला है वो -1। राउंड टेबल में एक माइनस होता है, n लोग होते हैं तो एक माइनस हो जाता है। तो ये वाला वो -1 है, राउंड टेबल होने के कारण। ये यहाँ पर ये वाला है वो -1, n की वैल्यू है मेरे पास 6, और वो वाला -1। सही है? कंफर्टेबल? और वो 5 लड़कियां आपस में अंदर ही अंदर घूम सकती हैं, उनको तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वो तो बंद कर एक रो में घुसी थी, है ना? तो उनके अंदर अंदर घुसने के लिए। बोलो। सेट है? ठीक है। ये इसका सही जवाब है। कितना आता है? कैलकुलेशन आप स्वयं कीजिएगा। और अब जो है, मैं स्टार्ट करूंगा आपका मैथ्स वाली क्लास।
पीएनसी हम लोग अब इसके बाद अगली क्लास में देखेंगे। हम लोग शुरू करेंगे मैथ्स। बैठे रहेंगे, जगह से नहीं हिलेंगे। 1 मिनट का बस ब्रेक है, सांस ले लो जो लेनी हो, कॉपी बदल लो जो बदलनी हो। अगर किसी को वॉशरूम से आना हो तो उसके लिए आपका समय आ सकता है, बाहर नहीं जाना है लेकिन। चलिए, मैं इस वाले सेशन को क्लोज कर रहा हूँ और मैथ स्टार्ट कर रहा हूँ। मतलब जो ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं वो उसी जगह पर बैठे रहिए, हिलने का नीड नहीं है।